हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बीएसएफ, एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन सीरीज़ है जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका क्लरिकल एप्टीट्यूड पार्ट जिसमें कि 20 क्वेश्चंस आते हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड तक वीडियो में जुड़े रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको ये रियलाइज़ होगा कि पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है। अगर आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करेंगे तो आप क्वेश्चन इजीली से सॉल्व करके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है PQRS मित्र हैं और उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए और हमें पूछ रहे हैं कि QRS कौन सा खेल खेलते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं इनको डिवाइड कर लेती हूँ P, Q, R और S। ठीक है, 4 मित्र हैं। अब वो बोल रहा है P और Q फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। तो ये फुटबॉल, P जो है वो फुटबॉल खेल रहा है, Q भी फुटबॉल खेल रहा है, P भी क्रिकेट खेल रहा है और Q भी क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट में कहता है Q और R क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। Q क्रिकेट तो खेल ही रहा है लेकिन साथ में हॉकी भी खेल रहा है और R भी हमारा हॉकी खेलता है और क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। ठीक है, फिर तो सेकंड स्टेटमेंट भी हो गया। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है P और S बेसबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। तो देखो P जो है वो बेसबॉल खेलता है और S जो है वो भी बेसबॉल खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। तो P ऑलरेडी फुटबॉल खेल रहा है तो S भी आपका फुटबॉल खेलेगा। ये स्टेटमेंट भी हो गया। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, R और S हॉकी और बेसबॉल खेलते हैं। R जो है वो हॉकी खेलता है, ठीक है, और S भी हॉकी खेलता है और क्या कह रहा है, बेसबॉल भी खेलता है। तो जो आपका R है वो भी बेसबॉल खेलेगा। अब पूछ रहा है QRS कौन सा खेल खेलते हैं। तो QRS तीनों जो मिला के सेम खेल खेलेंगे, वो खेलेंगे H हॉकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 हॉकी। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, जो अपनी डिक्शनरी होती है तो डिक्शनरी में जिस तरीके से आपके वर्ड्स आते हैं उसके बेसिस पे इसको अरेंज करना है और बताना है कि लास्ट वर्ड कौन सा आएगा, सबसे अंत में वर्ड कौन सा आएगा। तो देखो सबसे पहले देखें तो अगर हम इसमें SHEA, 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 SHEA ये सब में कॉमन है SHEA। अब बात करते हैं तो एक तो रिंग्स बचता है अपने पास, एक फ्लाइट बचता है, एक थियर बचता है, एक टी फिश बचता है और एक RLING बचता है। तो हम अगर ABCD के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सबसे पहले फ्लाई का आएगा। तो सबसे पहले तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट नहीं आएगा तो ये कट गया। अब दूसरा ऑप्शन F के बाद क्या आता है, R आएगा। तो R में भी कौन सा ऑप्शन आएगा, R यहाँ पे भी आ रहा है, R यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन इसमें पहले I आ रहा है फिर इसमें L आ रहा है। तो GHI आता है तो फिर रिंग्स आ जाएगा सेकंड, क्योंकि I पहले आएगा L से। तो सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा शी रिंग्स। ठीक है, मतलब उसके बाद वाला यही बचेगा, वो होगा शी ईयरलिंग। ठीक है, अब बचे ये THIR और TFISH। तो ऑब्वियसली बात है FH से पहले आएगा तो जो SHEA TFISH ये फर्स्ट हो जाएगा। जो लास्ट बचेगा वो बचेगा SHEA THIER। तो जो लास्ट वर्ड होगा वो कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 SHEA THIER। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया जो कि थर्ड आंसर था। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कौन सा श्रेणी से संबंधित नहीं है, कौन सा जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो देखो हम देखेंगे तो 5, 20, 50, 65, 95, 115 और 140। तो यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है आपका, 15 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस 30। फिर यहाँ पे फिर प्लस 15 हो रहा है, फिर यहाँ पे प्लस 30 हो रहा है। तो मतलब हमें यहाँ पे फिर प्लस 15 करना होगा और जब मैं 95 प्लस 15 करूँगी तो मेरा 110 आएगा, ना कि 115। तो यही वाला जो नंबर है वो हमारी श्रेणी में संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में इसको सही क्रम में, मतलब हमें ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढना पड़ता है। किसी भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट में स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढना पड़ेगा जो सब्जेक्ट के फॉर्म, जिसमें मतलब एक तरीके से सब्जेक्ट दिया हो। तो हम देखेंगे तो टू वाइट तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, फॉर स्विमिंग भी नहीं हो सकता, विद भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा वो मांडवी बीच हो जाएगा। ठीक है, तो मांडवी बीच ऑप्शन नंबर 3 इज द स्टार्टिंग। अब वो क्या बोल रहा है, वो होस्ट है, किसका होस्ट है, टू वाइट ब्यूटिफुल बीचेस। ठीक है, तो 3 के बाद हमारा पहला आ गया।
किसके? विद अमेजिंग सी वाटर, जिसमें क्या है? अमेजिंग सी वाटर है, तो मतलब 4 हो गया स्टेटमेंट फॉर स्विमिंग एंड रिलैक्सिंग। ठीक है, तो ये हमारा सारा पार्ट जो था वो अपना इस तरीके से कवर हो गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 3142। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। बोलता है कापू, अब इसमें क्या बोला हुआ है? जो रेखांकित है उसको सही करना है। तो ऑन दिया हुआ है, इसकी जगह करेक्ट क्या आएगा हमारा? देखते हैं। कापू बीच इज इन कर्नाटका नियर उडुपी एंड इज़ वेरी पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स ऑन मणिपाल। ऑन मणिपाल तो मतलब ये ऑन तो बिल्कुल ऑकवर्ड लग रहा है ना, स्टूडेंट्स ऑफ मणिपाल होगा, क्योंकि मणिपाल के, ना कि मणिपाल पर, मणिपाल के स्टूडेंट्स, मणिपाल में नहीं, मणिपाल के स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑफ, स्टूडेंट्स ऑफ मणिपाल। इट इज़ वेरी पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स ऑफ मणिपाल। ठीक है, अब नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? 6, 12, 14, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, 28, 30 एंड 60। तो देखो 6, 12, फिर यहाँ से क्या आ रहा है? 12, 14 प्लस 2 हो गया, 14, 18 ठीक है, प्लस 2 इसमें भी हो रहा है, 30, 60 जो भी ऐड हो रहा होगा, तो मेरा इसमें भी प्लस 2 होना चाहिए, तो 62 ही आएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 62। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कथन दिया हुआ है। तो देखो, जो आपको समझने वाली बात है, पहले तो आपको पता होना चाहिए सम कैसे बनाते हैं और ऑल कैसे बनाते हैं। तो सम मतलब कुछ भाग, ये बन गया, और ऑल मतलब कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट को कंटेन कर रहा है। तो जब ये पहला कथन कह रहा है कुछ चीते भैंसे हैं, तो कुछ चीते जो हैं वो क्या हैं? भैंसे हैं। कुछ की बात कर रहा है वो, है ना, हो गया। फिर बोल रहा है कुछ हिरन घोड़ी हैं, तो जो हिरन है वो कुछ हिरन ही आपकी घोड़ी हैं। ठीक है, फिर कहता है सभी घोड़ी फैन है, तो सभी घोड़ी मतलब ये पूरा घोड़ी, ये क्या होगा आपका? फैन होगा। ठीक, तो अब क्या निष्कर्ष क्या निकलता है? कुछ हिरन भैंसे हैं क्या? कुछ हिरन भैंसे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब वो बोल रहा है कुछ फैन हिरन हैं, तो कुछ फैन हिरन होंगे, हाँ जी, क्योंकि इसका कुछ पार्ट इसमें आ रहा है हिरन में, तो ये पहला दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। पहला गलत हो गया क्योंकि कुछ भैंसे हिरन नहीं है। ठीक है, अब कुछ चीते घोड़ी हैं क्या? कुछ चीते जो हैं वो घोड़ी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा वो निकलेगा कुछ फैन हिरन हैं, तो केवल निष्कर्ष 2 ही अनुसरण करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। बच्चे के लिए माता पिता का उन पर ध्यान देना सबसे कीमती चीज़ है। बिल्कुल सही बात है, देना भी चाहिए। इसलिए बच्चों के समुचित विकास के लिए उनकी भावनात्मक आवश्यकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के बच्चे के उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो निष्कर्ष क्या? भावनात्मक उपेक्षा के कारण बच्चों में स्वलीनता हो सकती है। भाई इस स्टेटमेंट, इस जो कथन दिया हुआ है, इससे ये निष्कर्ष तो कहीं भी नहीं निकल के आ रहा, क्योंकि यहाँ पे उपेक्षा की बात तो हो ही नहीं रही है, प्राथमिकता की बात हो रही है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो खत्म हो गया। अब देखभाल करता, जो कि हमारे माँ बाप हैं, से बच्चों की भावनात्मक उपेक्षा उनके समुचित विकास में बाधा बन सकती है। अगर हम बच्चों की जो भावनात्मक इम्पोर्टेंस है, जो इमोशनल इम्पोर्टेंस है, उसको हम लोग अगर डिनाई करेंगे तो वो बाधा बन सकती है। हाँ, बिल्कुल बन सकती है। तो ये निष्कर्ष 2 ही अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है हमारे कथन से। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 3O दिया हुआ है, 30 नहीं समझिएगा, 5M 8K 13 आए, आगे की सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो 3 देखो यहाँ से उल्टा चल रहा है, I के बाद J, K के बाद L, O के बाद M के बाद N, O। तो यहाँ पे I G, उसके बाद ही तो H जोड़ के I आएगा, तो जो पीछे होगा वो तो G हो गया। अब नंबर देखेंगे तो 3 + 2 5 + 3, अब यहाँ पे 8 + 5 13। तो देखो ये 2 3 5 दे आर प्राइम नंबर्स, तो आगे भी जो एडिशन होगा वो होगा प्राइम नंबर का। ठीक है, तो मतलब 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 7, तो +7 हो जाएगा। तो 13 + 7 = 20। तो ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर होगा 20G, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है गलत वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या कॉन्शियस की स्पेलिंग यही होती है, क्या कंटेंशन की यही होती है, कॉन्शियस यही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्शियस की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है। अब कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? कि कॉन्शियस का मतलब होता है यू आर अवेयर ऑफ, मतलब आप सचेत हैं अपने सराउंडिंग के बारे में।
फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कंटेंशन स्पेलिंग, तो सही है कंटेंशन। अब कंटेंशन का मतलब क्या होता है, आपका ओपिनियन, योर ओपिनियन, ठीक है। अब कॉन्शियस करके कोई एक वर्ड, ये कोई करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत वर्ड नहीं पूछा हुआ है। जो लास्ट ऑप्शन है वो कॉन्शाइंस है। कॉन्शाइंस क्या होता है, ये आपके अंदर की एबिलिटी होती है या फिर आपका पार्ट ऑफ योर माइंड होता है जो आपको ये बताता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आपका कॉन्शियस क्लियर है या नहीं है वो कैसे पता चलता है, अगर आप सही कर रहे हो तो आपका कॉन्शियस क्लियर है क्योंकि आपका जो दिमाग का कुछ हिस्सा है वो आपको बता रहा है कि नहीं जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, राइट और रॉन्ग जो बताएगा वो होगा कॉन्शियस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया कॉन्शियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड स्टूडेंट रैन हेल्टर स्केल्टर। तो इसका करेक्ट हमें क्या चूज़ करना है, ये एक वर्ड दिया हुआ है, किस तरीके से इसका हम लोग जो क्या बोलते हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हैं हेल्टर स्केल्टर को। तो जैसे ही बम एक्सप्लोजन हुआ, लोग जो हैं या स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे भागने लगे, अव्यवस्थित डिसऑर्डरली हेस्ट, अव्यवस्थित रूप से भागने लगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4। तो हेल्टर स्केल्टर का जो मतलब होगा वन वर्ड, इसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन होगा दैट विल बी और डिसऑर्डरली हैज, ठीक है। फिर नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन वही है डिक्शनरी सीक्वेंस वाला, ये आप इजीली कर सकते हैं। देखो FEA सब में कॉमन है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है सही व्यवस्था में, उसमें पूछा था कौन सा लास्ट आएगा, इसमें सही व्यवस्था में पूछ रहा है तो फियर तो FEA तो सब में ही आ रहा है। अब सबसे FEA तो हटा ही दो सब में से, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं RT तो सबसे पहले तो R ही आएगा, तो अब R वाले ऑप्शन देख लेते हैं। तो R में फियरलेस दे रखा है एक और एक फियर्स दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है, और एक फियरफुल दे रखा है। तो फियरफुल में ऑब्वियसली बात है फियरफुल है, तो ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले आएगा क्योंकि R के वजह बाद F आएगा, इसमें R के बाद S है, इसमें R के बाद L है, ठीक है। तो पहला तो 2 हो गया, दूसरा चौथा हो जाएगा, ठीक है। चौथे के बाद तीसरा छठा होगा। अब फीस्ट है मतलब 3, उसके बाद ऑप्शन कौन सा है, फेदर है, T की बात आ रही है तो 1 और लास्ट ऑप्शन विल बी 5, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विकल्पों में दिए गए 4 शब्दों में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब देखो कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है करके नहीं बनाया जा सकता, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। तो सेंटेंस में एस देखो एक ही दिए हुए हैं, ई दिए हुए हैं 3, एन दिए हुए हैं 2 और टी दिया हुआ है 1 और सी दिया हुआ है 1। तो अब देखो सेनेट एन 2 है, एक एस है 2 ही है, ये तो बन जाएगा जी। टेंसेस में एस 2 बार आ रहा है लेकिन हमें गिवन इसमें तो एक ही बार एस है, तो यही वाला ऑप्शन जो होगा वो नहीं बनेगा। अब CTES भी देख लेते हैं, ई 2 है, हाँ भाई 3 है, हमने 2 का यूज़ किया है। C 1 है और S भी एस है, एक ही है, ऐसे ये भी बन जाएगा, बस एक टेंसेस नहीं बनेगा क्योंकि उसमें 2 बार एस आ रहा है जबकि हमारे पास गिवन जो एस है वो 1 है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14 अगेन सेंटेंस रीअरेंजमेंट में हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट मेरा कौन सा होगा। तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट में देखेंगे लैंड एरिया है, थ्रेटन कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसके सिस्मिक रिस्क कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बाय मॉडरेट ये भी नहीं। तो अब सबसे पहला तो सेंटेंस स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टार्टिंग वो यही होगा, ओवर 59% ऑफ इंडियाज़ 59% ऑफ इंडिया, क्या इंडिया के क्या 59%, ओवर 59% ऑफ इंडियाज़ लैंड एरिया, मतलब जो लैंड एरिया है वो किससे थ्रेटेंड है, इस थ्रेटेंड बाय मॉडरेट टू सीवियर सिस्मिक रिस्क, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, किसी निश्चित कूट भाषा में स्कैन को इसने लिखा है 8, पेस्ट को इसने लिखा है 10, तो पिन को पूछा है। देखो स्कैन में 1 2 3 4 4 लेटर्स हैं, तो 4 × 2 8 हो गया। पेस्ट में 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 × 2 10 हो गया। अब पिन है, पिन में 3 लेटर हैं PIN, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, पैटर्न को देखना है कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो 8 66 2 4 24 5 20 क्वेश्चन मार्क, अच्छा ओके। तो इसमें जो पैटर्न लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, 8 का स्क्वायर करो आप तो 64 आ रहा है, इसका मैंने क्या किया
8 इंटू 8 स्क्वायर कर दिया और उसमें ये 2 ऐड कर दिया तो प्लस 2 66 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने 4 का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और उसमें मैंने ये वाली वैल्यू ऐड कर दी +4, तो ये 20 हो गया जो बीच में दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी, 5 का स्क्वायर करूँगी तो 5 स्क्वायर विल बी 25। अब 25 में मैं क्या ऐड करूँगी कि 28 आ जाए, 3 ऐड करूँगी तो +3, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा, ठीक है ना। मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, बोलता है कि ब्रिंजल को उसने कैसे लिखा है, BRINGAL को लिखा है RBINLJA। तो ट्रांसेस को कैसे लिखेंगे, TRANCES। तो देखो B को यहाँ शिफ्ट किया, R को यहाँ शिफ्ट किया, मतलब T यहाँ आएगा, R यहाँ आएगा, तो R को मैंने यहाँ लिख दिया, T को मैंने यहाँ लिख दिया। अब IN को उसने ऐसे ही छोड़ा हुआ है तो AN मेरा ऐसे ही छूट जाएगा। अब J को यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो मतलब N सबसे पहले लास्ट वाला लिखा है L, तो मैं S को लेके आऊँगी, S को लिख दिया, ठीक है। अब मेरे लास्ट के 2 बचे, फिर उसने क्या किया, C को लिखा है, C को लिख लिया, अब E को शिफ्ट किया है तो E आ जाएगा लास्ट, तो ये हो जाएगा RTANSE, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, गलत वर्तनी वाले शब्द की सही वर्तनी वाले शब्द में विकल्प, इसमें कोई गलत वर्ड दिया होगा उसको ढूंढना है। तो बोल रहा है द किंग ऑर्डर्ड, स्पेलिंग सही है, दैट द ये भी सही है, इंसोलेंट नहीं, ये गलत स्पेलिंग होगी क्योंकि इंसोलेंट की स्पेलिंग यही होती है। कारपेंटर शुड बी पुट इन टू प्रिजन, सभी सही है, बस एक यही गलत है। तो इंसोलेंट का मतलब यही गलत वर्तनी दी गई है, इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, वेरी रूड पर्सन या एरोगेंट पर्सन, ठीक है, या विच डज नॉट शोज रिस्पेक्ट। राइट, तो किंग ने बोला कि जो बहुत ही रूड और एरोगेंट कारपेंटर है उसको प्रिजन में डालो, उसको सलाखों के पीछे डालो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 विच इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो पूछ रहा है कि भाषाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखो भाषाओं के अध्ययन सबसे पहले हम देखते हैं ऑरिंथोलॉजी। ऑरिंथोलॉजी क्या होती है, हमारी स्टडी ऑफ बर्ड्स होती है, ठीक। फिर होती है सेफोलॉजी, सेफोलॉजी हमारी होती है स्टडी ऑफ इलेक्शंस। फिर थियोलॉजी, थियोलॉजी होती है हमारी स्टडी ऑफ गॉड या रिलीजन। तो ऑब्वियसली बात है भाषाओं के अध्ययन को हम बोलेंगे फिलॉलजी, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इससे हमने 4 वर्ड्स कवर किए, क्या पता आपके नेक्स्ट एग्जाम में इसमें से कोई एक ऑप्शन आ जाए, थियोलॉजी पूछ ले कि इसको क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। थियोलॉजी स्टडी ऑफ गॉड, सेफोलॉजी स्टडी ऑफ इलेक्शंस ऑफ वोट्स, एंड ऑरिंथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, राइट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, उस विकल्प को चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब भाई डॉक्टर तो हॉस्पिटल में मिलेगा, तो कलाकार जो है वो हमें थिएटर में मिलेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए क्लरिकल एप्टीट्यूड। अगर आपने देखा होगा, रियलाइज़ किया होगा कि 20 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन मैं मान सकती हूँ आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपको नहीं पता है, अदरवाइज 18 मार्क्स तो आपके कोई रोक नहीं सकता है। तो आई होप आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मेरे वीडियो सीरीज़ को फॉलो करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप इजीली 80+ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आई होप मैंने अपना आज जो आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछेगा, और कोई भी फीडबैक अगर आपको देना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब आगे आने वाली वीडियो में हम कंप्यूटर पार्ट कवर करेंगे, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चों को इजीली समझ में भी नहीं आता है कि हमें कितना, क्योंकि कंप्यूटर बहुत वास्ट है, कहाँ से कितना प्रिपेयर करना है। तो कल हम कंप्यूटर करेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक और शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू।